हेलो सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। आज हिंदी व्याकरण के जिस विषय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्गों की पहचान कैसे की जा सकती है, उपसर्गों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके कितने भेद हैं और उन भेदों के अंतर्गत हम कौन कौन से उपसर्गों को रख सकते हैं, उनके अर्थ क्या हैं और उन उपसर्गों से आप किस तरह से शब्द बनाते हैं, यानी कौन कौन से शब्द किस उपसर्ग से मिलकर बनते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, ताकि आप रिवाइज कर सके उपसर्ग को और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं उपसर्ग की परिभाषा से कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग शब्द के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, रचना, निर्माण करना आदि। अतः सर्ग मूल शब्द से पूर्व उप शब्दांश लगाने से उसका अर्थ हुआ पहले जोड़ना। इस प्रकार मूल शब्दों के पहले अथवा आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। इस परिभाषा से आपको क्या पता चलता है कि जो उपसर्ग में सर्ग शब्द है उसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। मतलब यहाँ पर जो उपसर्ग है वो शब्द नहीं है, वो शब्दांश है जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं, जिससे जो है शब्द का कोई और अर्थ निकलता है या शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दों के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे, और उसके अर्थ में विशेषता लाता है या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, उस शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले जोड़ा जाता है, यानी शब्द के पहले जो शब्दांश आएंगे वो उपसर्ग कहलाएंगे। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व ना होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यहाँ से पता चलता है कि जो उपसर्ग हैं उनका अकेले प्रयोग ना के बराबर होता है। बहुत कम ऐसे उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग आप अकेले करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उपसर्ग है उनका अर्थ जो निकलता है उसके अर्थ के हिसाब से उनका प्रयोग जो है अकेले कभी नहीं होता है। ये हम जब आगे उदाहरण देखेंगे, उपसर्ग जानेंगे, उनके अर्थ जानेंगे, तब हम आसानी से आपको समझा उनका अर्थ जो निकलता है उसके अर्थ के हिसाब से उनका प्रयोग जो है अकेले कभी नहीं होता है। ये हम जब आगे उदाहरण देखेंगे, उपसर्ग जानेंगे, उनके अर्थ जानेंगे, तब हम आसानी से आपको समझा पाएंगे और आप भी आसानी से इस बात को पिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर केवल आपने इतना ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग हैं वो शब्दांश है और वो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, जिससे जो शब्द है उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है या फिर उसके अर्थ को परिवर्तित किया जा सकता है। तो उपसर्ग वे हैं जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। अब हम उदाहरण से जान लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएं। हार शब्द का अर्थ है पराजय, यानी जब आप किसी से हार जाते हैं तो उसके लिए अर्थ होता है पराजित होना। परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश के जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, प्र जमा हार, जिसका अर्थ है चोट। इसी तरह आ जोड़ने से आहार, जिसका अर्थ क्या होता है भोजन। सम जोड़ने से संहार यानी विनाश, तथा वी जोड़ने से विहार यानी घूमना आदि शब्द बन जाएंगे। उपरोक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आदि में जोड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका अर्थ हुआ कि ये सभी शब्दांश है और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए शब्द क्या है हार,
यानी एक ही शब्द है, लेकिन जब इसके आगे हम जो है अलग अलग उपसर्ग जोड़ रहे हैं, यानी अलग अलग शब्दांश जोड़ रहे हैं, तो एक तो शब्द बदल रहा है और साथ ही साथ उसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। हार से ही बना प्रहार, हार से ही बना आपका आहार, हार से ही बना तो एक तो शब्द बदल रहा है और साथ ही साथ उसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। हार से ही बना प्रहार, हार से ही बना आपका आहार, हार से ही बना संहार और हार से ही बना विहार। केवल अंतर क्या हुआ कि इसके आगे जो शब्दांश जोड़े गए वो अलग अलग थे और उन्हीं के कारण जो है अर्थ में भी परिवर्तन आया, शब्द भी जो है वो नया शब्द बना। तो यही जो शब्दांश होते हैं इन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। दूसरे उदाहरण आप देख लीजिए ताकि और अच्छे से समझ पाएं। जैसे यत्न के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रयत्न बन गया। इस नए शब्द का अर्थ होगा प्रयास करना। अन उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से वह शब्द अनबन बनता है, जिसका विशेष अर्थ मनमुटाव है। भ्रमण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से, जैसे लास्ट वाला आप देखिए, भ्रमण शब्द के आगे जब परि लगाया तो क्या हुआ, परिभ्रमण। अर्थ वही है लेकिन थोड़ा तेजी आ गई है अर्थ में। भ्रमण का अर्थ हुआ केवल घूमना और परिभ्रमण का अर्थ होगा चारों तरफ घूमना। तो अर्थ तो सेम ही है, केवल थोड़ा सा तेजी आई है परि जोड़कर। तो उसी तरह से कभी कभी जो है कुछ उपसर्ग ऐसे भी होते हैं जिनमें जो है शब्द का उल्टा अर्थ निकल जाता है। जैसे आप सोच सकते हैं, जैसे सत्य, सत्य में आप अ उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा असत्य। सत्य का अर्थ क्या हुआ, सच, और असत्य क्या हुआ, झूठ। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा अर्थ निकल जाता है। ये सारी चीजें उपसर्गों के उदाहरण में आप अच्छे से जान पाएंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं उपसर्ग की पहचान, यानी उपसर्ग की पहचान आप कैसे कर सकते हैं कि कौन सा शब्दांश उपसर्ग है। पहला आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में ही प्रयुक्त होते हैं या चान, यानी उपसर्ग की पहचान आप कैसे कर सकते हैं कि कौन सा शब्दांश उपसर्ग है। पहला आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले ही जोड़े जाएंगे, अंत में नहीं। तो सबसे पहली पहचान है कि जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ेगा वही उपसर्ग होगा। जैसे पराजय, पराजय में क्या है, परा जो उपसर्ग है वो जय शब्द के शुरू में जोड़ा गया है। उसी तरह से पराधीन, पराधीन में भी धीन शब्द के प्रारंभ में परा उपसर्ग है। अनुचर, अनुचर में भी चर जो शब्द है उसके प्रारंभ में अनु जोड़ा गया है। यहाँ परा तथा अनु उपसर्ग हैं। दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर कुछ विकल्प भी होते हैं, कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो ना के बराबर हैं, जिनका प्रयोग जो है आप कहीं कहीं पर हैं। थर्ड बात आप ध्यान में रखेंगे, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे दुर्जमा बल, दुर्बल, तो जो बल शब्द था उसका अर्थ क्या था, बल यानी आपका शक्ति, लेकिन दुर्बल क्या हुआ, शक्तिहीन, जिसमें शक्ति नहीं है। उसी तरह से दुर्जमा गम यानी दुर्गम, दुर्गम का अर्थ क्या हुआ, कठिन। गम जो शब्द है उसका अर्थ होता है दुख या क्षोभ। तो जब इसमें दुर उपसर्ग आपने जोड़ दिया तो इसका जो विशेष अर्थ है वो निकलेगा कठिन। इस तरह से आपको ये जो तीन बातें हैं आपने ध्यान में रखनी है, जो उपसर्ग की पहचान कराने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। अगला हम बात करते हैं उपसर्ग की विशेषता, यानी उपसर्ग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे आप उपसर्गों की पहचान कर सकते हैं। उपसर्ग की तीन गतियां या विशेषताएं होती है। कौन कौन सी, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी जो शब्द है उसके अर्थ में आपकी विशेषता आ जाती है। जैसे प्र जमा बल, बल के आगे प्र जोड़ेंगे तो बन गया प्रबल। अनु जमा शासन, शासन के आगे जो है अनु उपसर्ग जोड़ देने से बना अनुशासन। अब यहाँ पर इन दोनों शब्दों में क्या नई विशेषता आई है, बल क्या था, बल का जो अर्थ है वो था शक्ति, और जब इसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो नई विशेषता क्या आई अर्थ में, बल की जगह प्रबल, यानी बल हुआ शक्ति, प्रबल का अर्थ हुआ
और ज्यादा शक्तिशाली, यानी जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति हो। तो केवल अर्थ की जो विशेषता है उसमें नई चीजें जुड़ गई है, उसमें नई विशेषता आ गई है। उसी तरह से अनुशासन, शासन का अर्थ क्या है? किसी पर रूल करना, और जब अनु उपसर्ग जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या बनता है? अनुशासन अर्थात नियमों के साथ शासन करना। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, अर्थ में नई विशेषताएं आई है। तो उपसर्ग की यह विशेषता है कि वो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में नई विशेषता ला देता है। दूसरी विशेषता क्या है उपसर्ग की? शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी जो शब्द है उसके अर्थ को बिल्कुल विपरीत कर देना। जैसे अ जमा सत्य, असत्य, सत्य का अर्थ क्या है? सच, और असत्य का अर्थ क्या हुआ? झूठ। तो इस तरह से देखा, अर्थ को बिल्कुल उल्टा कर दिया, किसने? उपसर्ग को जोड़ देने से। अगला है अपयश। यश होता है आपका प्रसिद्धि, और अपयश क्या हुआ? आपका बदनामी। तो यहां पर क्या हुआ, जब आपने उपसर्ग जोड़ा तो इन शब्दों के जो अर्थ है वो बिल्कुल उल्टे हो गए। अब आपका जो तीसरी विशेषता है उपसर्ग की, वो है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ परिवर्तन करना। यानी जो शब्द का अर्थ होगा उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, केवल उस अर्थ के आसपास ही कुछ परिवर्तन होगा। जैसे विशुद्ध, यानी जो शुद्ध है वो क्या हुआ? पवित्र। और जब इसमें वी उपसर्ग जोड़ा तो बना विशुद्ध। विशुद्ध का अर्थ भी होता है पवित्र, यानी जो बहुत ज्यादा पवित्र है। तो इर्द गिर्द ही अर्थ घूमता है। जैसे परिभ्रमण, भ्रमण का अर्थ क्या है? घूमना। परिभ्रमण क्या हुआ? चारों तरफ घूमना। तो अर्थ सेम ही है, केवल इर्द गिर्द उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है जब आप उपसर्ग जोड़ देते हैं। तो ये थी उपसर्ग की विशेषताएं, जिससे आप उपसर्गों की पहचान भी कर सकते हैं, यानी आपको इससे सहायता मिलेगी। अब हम बात करते हैं उपसर्ग के भेदों की। उपसर्ग के वैसे तो 3 ही भेद कहे जाते हैं, लेकिन आप जो है उपसर्गों को 5 प्रकार से बांट सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा आसानी होगी शब्दों को याद करने में कि कौन सा उपसर्ग किस शब्द के अंतर्गत आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भेद हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जा सकता है। हिंदी के उपसर्ग, इन्हें तद्भव उपसर्ग भी कहा जा सकता है। अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है, यानी जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रविष्ट हुए हैं। अगला है अंग्रेजी के उपसर्ग, जो अंग्रेजी में प्रयुक्त होते हैं खासकर। और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, यानी जिन्हें उपसर्गवत भी कहा जा सकता है। इसके अलावा भी जो है 2 उपसर्गों से जुड़कर कुछ शब्द बनते हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत के उपसर्गों को, यानी तत्सम उपसर्गों को। यहाँ पर हम उपसर्ग जानेंगे, अर्थ जानेंगे और उन उपसर्गों से बने शब्द जानेंगे, ताकि आपको ये भी आइडिया रहे कि जब आपको कोई शब्द दिया जाए और कहा जाए कि ये किस उपसर्ग से मिलकर बना है, तो आपको पहचानने में आसानी हो। तो पहला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ है अधिक, ऊपर या उस पार। तो यहाँ पर हम आपकी परिभाषा में जो आपने एक बात पढ़ी थी उसको भी क्लियर कर देते हैं। हमने बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं उनको जो है आप अर्थ के हिसाब से अकेले कहीं पर प्रयुक्त नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे उपसर्ग होते हैं, ना के बराबर उपसर्ग होते हैं, जिनको आप अकेले जो है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे अति का यहाँ अर्थ क्या है? अधिक, ऊपर या उस पार। अब आप कहीं पर कहेंगे अधिक, अब अधिक के लिए आप जो है अति शब्द का यूज कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, सिर्फ अति को जो है किसी शब्द के साथ जोड़कर जो है प्रयुक्त करते हैं। जैसे अति उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? अतिकाल, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय इत्यादि। इस तरह के जो शब्द हैं, जब इनको अलग करेंगे इनका उपसर्ग क्या होगा? अति। दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और अधि से मिलकर कौन से शब्द बनाए जाते हैं? अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। अगला है अप। अप उपसर्ग का अर्थ है बुरा, अभाव, हीनता या विरुद्ध। और अप उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अप्रयोग, अपव्यय या अपवाद आदि। अगला है अ।
अ उपसर्ग का अर्थ है अभाव या कमी। और अ उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार आदि। अगला है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, समानता, क्रम, पश्चात। देखिए यहाँ पर भी पीछे शब्द के लिए आप कभी भी अनु उपसर्ग का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से कभी नहीं करते हैं। आपको कहीं पर जिक्र करना है तो वहां पर आप इसके दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ना कि उपसर्ग अनु का प्रयोग आपने कहीं स्वतंत्र रूप से देखा होगा। तो इस बात को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कीजिए कि जो उपसर्ग हैं उनका कहीं पर भी जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, वे जो है शब्दों के साथ जुड़कर जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। और अनु उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन आदि। अगला उपसर्ग है आ। आ का अर्थ है और, सीमा, समेत, कमी या विपरीत। और आ उपसर्ग से एक शब्द बनते हैं आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। अगला उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होता है हीनता, अनादर या पतन। तो अव उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? अवगत, अवलोकन, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष आदि। अगला है उप। उप का अर्थ होता है निकटता, सदृश, गौण, सहायक या हीनता। और उप उपसर्ग से शब्द बनते हैं उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद इत्यादि। अगला जो आपका उपसर्ग है वो है नी। नी का अर्थ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। इस उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? नी उपसर्ग से बनते हैं निदर्शन, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निषेध, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि। अगला है निर। निर उपसर्ग के अर्थ है बाहर, निषेध और रहित। और निर उपसर्ग से शब्द बनते हैं निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, उल्टा, अनादर या नाश। और परा उपसर्ग से शब्द बनते हैं पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। अगला उपसर्ग है परि। परि उपसर्ग का अर्थ है आसपास, चारों ओर या पूर्ण। और परि उपसर्ग से किस तरह के शब्द बनते हैं? परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण इत्यादि। अगला उपसर्ग है प्र। प्र उपसर्ग का अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर या यश। और प्र उपसर्ग से शब्द बनते हैं प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास इत्यादि। अगला उपसर्ग है प्रति। प्रति का अर्थ होता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक या परिवर्तन। और इससे शब्द बनाए जाते हैं प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। अब यह प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। अब यहाँ पर आप कुछ शब्दों को देखेंगे कई जगह पर, जहां पर जैसे प्रति उपसर्ग है उससे शब्द क्या बना? प्रत्येक, प्रत्यक्ष आदि। तो यहाँ पर जो ये शब्द बने हैं प्रत्येक और प्रत्यक्ष, तो ये आपके संधि टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक में जो है प्रति जमा एक यानी ई और ए का मिलन हुआ है, जिसके कारण जो है ये शब्द प्रयुक्त हुआ है और ये जो है आपका यण संधि के अंतर्गत आता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं इसके लिए आपको संधि का ज्ञान होना चाहिए, तब आप जो है यहाँ पर आप अपने उपसर्ग को अपने शब्द से अलग करने में सक्षम होंगे और आपको जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका वी उपसर्ग। वी उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्नता, हीनता और असमानता। और इस उपसर्ग से शब्द कौन से बनते हैं? विकास, विष, विधवा, विस्मरण, वियोग, विभाग, विकार, विनाश इत्यादि। अगला उपसर्ग है सम। सम उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्णता और संयोग। और सम उपसर्ग से शब्द बनते हैं संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम इत्यादि। अगला उपसर्ग है सु। सु उपसर्ग का अर्थ होता है सुखी, अच्छा भाव, सहज और सुंदर। और सु उपसर्ग से शब्द बनते हैं सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत,
सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। अगला उपसर्ग है अध। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधे के अर्थ में, यानी जो अध है वो आधे के अर्थ में लिया जाता है। जैसे शब्दों से आप जान पाएंगे, अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध सेरा आदि। यानी जैसे अध जला, जो पूरा ना जला हो, यानी आधे के अर्थ। अ या अन का जो अर्थ है वो आपके निषेध के अर्थ में लिया जाता है, यानी जो मना हो उसके अर्थ में अ या अन का प्रयोग होता है। इससे अर्थ कौन कौन से बनते हैं? अमोल, अजान, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान इत्यादि। जैसे अमोल, जिसका मोल ना हो, यानी निषेध के अर्थ में जो है अ उपसर्ग का प्रयोग होता है या अन उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अनमोल, अनमोल का अर्थ भी जिसका मोल ना हो वही होता है। तो यानी जिसका मोल है वो है मूल्यवान, यानी जिसका मोल नहीं है वो होगा अनमोल। अनमोल यानी जिसका कोई मोल ना हो, यानी जिसको आप खरीद ना पा रहे हो, जो निषेध के अर्थ में जो है अ या अन का प्रयोग यहां पर दिखा रहा है। अगला उपसर्ग है उन। उन का अर्थ जो है वो है एक कम, यानी उन वहां पर प्रयोग होता है जहां पर एक कम के लिए हम कोई शब्द प्रयुक्त करते हैं। जैसे उनका अर्थ जो है वो है एक कम, यानी उन वहां पर प्रयोग होता है जहां पर एक कम के लिए हम कोई शब्द प्रयुक्त करते हैं। जैसे आप शब्द देखिए तब आप जान पाएंगे। 19, 29, 49, 59, 69 इत्यादि। यहां पर क्या है? 19, 19 यानी 20 से एक कम, उसके लिए हमने उन का प्रयोग किया है। 29, 30 के आगे उन जोड़ा, 30 हुआ आपका 30 और 29 हुआ आपका 29, यानी 30 से एक कम। इसी तरह से जहां पर भी उन शब्दांश का प्रयोग होगा वहां पर उसे एक कम के अर्थ में लिया जाता है। अगला उपसर्ग है औ। औ का अर्थ होता है हीनता या निषेध। और औ उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? अवगुण, अवखट, अवसर, अवडर इत्यादि। नेक्स्ट है दू। दू उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन। और दू उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन इत्यादि। अगला उपसर्ग है बिन। बिन का अर्थ होता है निषेध। और इस उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम इत्यादि। यहाँ पर देखिए, जो भी आपके शब्द थे उसका बिल्कुल उल्टा या निषेध के रूप में जो है यहाँ पर बिन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ब्याह यानी शादी होना, बिन ब्याह यानी जिसकी शादी नहीं हुई है। तो जहां पर निषेध हमने दिखाना है वहां पर हम बिन उपसर्ग जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कु या क। कु या क का जो अर्थ है वो होता है बुराई या हीनता। और इस उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? कुखेत, कुपात्र, कुकाठ, कपूत, कुढंग इत्यादि। यानी जहां बुराई है या जहां पर हीनता है। जैसे कपूत, पूत क्या होता है? पुत्र, यानी जो अच्छा पुत्र होता है। और कपूत किसे कहते हैं? जो बुरा पुत्र होता है, जिसमें बुरा। पूत क्या होता है? पुत्र, यानी जो अच्छा पुत्र होता है। और कपूत किसे कहते हैं? जो बुरा पुत्र होता है, जिसमें बुराई होती है। इस तरह से जहां पर बुराई या हीनता दिखानी हो वहां पर हम कु या क उपसर्ग को शब्द के आगे जोड़ सकते हैं। ये जो उपसर्ग थे ये आपके संस्कृत के उपसर्ग कहे जाते हैं। अगले जो उपसर्ग हैं वो है हिंदी के उपसर्ग, यानी तद्भव उपसर्ग। तो हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं, उनके अर्थ क्या है और उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं, आइए पढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्गों में पहला उपसर्ग है अन। अन उपसर्ग जो अर्थ है उसका वो आपके निषेध के अर्थ में ले जाता है, मनाही के जो अर्थ है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इससे शब्द देखिए, अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। अगला उपसर्ग है अध। अध उपसर्ग को भी जो है आधे के अर्थ में ले जाता है। ये आपने संस्कृत में भी देखा होगा। संस्कृत में भी जो है कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर और अध जो है वो ऐसे ही उपसर्ग हैं। अध जो उपसर्ग है वो हिंदी के उपसर्गों में भी आता है और इसका अर्थ जो है वो हिंदी में भी आधे के ही अर्थ में लिया जाता है। जैसे अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा, अधमरा इत्यादि। अगला है उन। उन यानी एक कम के अर्थ में लिया जाता है। जैसे 29, 49, 59 इत्यादि। अगला है भर। भर होता है पूरा या ठीक। भर जो उपसर्ग है उससे शब्द बनते हैं भरपेट, भरपूर, भर दिन इत्यादि। अगला उपसर्ग है दू।
दू का जो अर्थ है वो आता है बुरा, हीन या विशेष, और इससे शब्द बनते हैं दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। अगला उपसर्ग है नी। नी यानी अभाव या विशेष, और नी से कौन से शब्द बनते हैं? निडर, निकम्मा इत्यादि। अगला उपसर्ग है अ। अ का अर्थ है अभाव या निषेध, और कौन से का उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन, और इससे शब्द कौन से बनते हैं? कपूत या कचोट। अगला उपसर्ग है कु। कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, और कु उपसर्ग से शब्द बनते हैं कुचाल, कुचैला, कुचक्र आदि। अगला है अव। अव उपसर्ग का अर्थ है हीन या निषेध, और अव उपसर्ग से शब्द बनते हैं अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान आदि। अगला उपसर्ग है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, और इससे शब्द बनते हैं सुडौल, सुजान, सुघर, सुफल आदि। अगला उपसर्ग है पर। पर का अर्थ हुआ दूसरा, बाद का। अब इस उपसर्ग से शब्द बनते हैं परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। अगला उपसर्ग है बिन। बिन का अर्थ है बिना या निषेध, और इस उपसर्ग से शब्द बनते हैं बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो ये थे आपके हिंदी के उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्गों में उपसर्ग से शब्द बनते हैं बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो ये थे आपके हिंदी के उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्गों में आप कंफ्यूज होंगे कि संस्कृत में भी वो उपसर्ग थे और हिंदी में भी वो उपसर्ग हैं। तो संस्कृत और हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो एक जैसे इसलिए हैं क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत से जन्मी हुई भाषा है, और संस्कृत के ही बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल शब्दों को देखना है और उसके जो उपसर्ग हैं उनको देखना है कि वो किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, और वो शब्द के अर्थ को किस तरह से चेंज कर रहे हैं। अगला हम बात करेंगे अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्गों की, यानी आगत उपसर्गों की। यहां पर पहला उपसर्ग है ला। ला का अर्थ है बिना, और इस उपसर्ग से शब्द बनते हैं लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि। अगला उपसर्ग है बद, और बद का अर्थ होता है बुरा, और बद उपसर्ग से शब्द बनते हैं बदसूरत भी होता है बिना, और इस उपसर्ग से शब्द क्या बनते हैं? बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान इत्यादि। अगला उपसर्ग है कम, और कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, और यहाँ पर कम उपसर्ग से शब्द कौन कौन से बनते हैं? कमसिन, कम ख्याल, कमजोर, कम दिमाग, कमजात इत्यादि। अब यहाँ पर जो कम उपसर्ग है ये उन उपसर्गों में से है जो आप कहीं कहीं पर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त करते हैं, जैसे मुझे थोड़ा कम खाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो कम है वो हमने स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त किया है, लेकिन यहाँ पर भी हमने कम के साथ थोड़ा भी यूज किया है। इस तरह से जो उपसर्ग होते हैं वो बहुत ही रेयर चांसेस में कहीं पर स्वतंत्र रूप से आपको दिखाई देंगे। अगला उपसर्ग है गैर। गैर का अर्थ है के बिना या निषेध के रूप में गैर को यूज किया जाता है, और इस गैर उपसर्ग से शब्द कौन कौन से बनते हैं? गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी इत्यादि। अगला उपसर्ग है खुश। खुश होता है श्रेष्ठता के अर्थ में हम खुश को इस्तेमाल करते हैं, और इस खुश उपसर्ग से शब्द बनते हैं खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल इत्यादि। खुश भी जो है हम खुशी के लिए कहीं कहीं पर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त करते हैं। अगला उपसर्ग है ना। ना का अर्थ होता है अभाव, यानी अभाव के लिए भी हम ना का यूज करते हैं, और ना भी एक ऐसा उपसर्ग है जो कहीं कहीं पर आपको स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुआ मिलेगा, लेकिन हर जगह जो है ना की जगह नहीं का ही प्रयोग होता है, यानी ना जो उपसर्ग है उसकी जगह नहीं शब्द जो है हिंदी में प्रयुक्त हुआ मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर जो है अब ना भी यूज होने लगा है। जो ना उपसर्ग है उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? नाराज, नालायक, नामुमकिन, नादान, नापसंद इत्यादि। अगला है अल। अल उपसर्ग का अर्थ होता है निश्चित, और अल उपसर्ग से शब्द बनते हैं अलबता या अलगरज आदि। अगला उपसर्ग है बर। बर का अर्थ होता है ऊपर, पर या बाहर, और बर उपसर्ग से शब्द बनते हैं बर्खास्त, बर्दाश्त, बर वक्त इत्यादि। अगला उपसर्ग है बिल, और बिल का अर्थ होता है के साथ, और बिल उपसर्ग से शब्द बनते हैं बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। अगला उपसर्ग है हम।
हम का अर्थ होता है बराबर या समान, और हम जो उपसर्ग है उससे शब्द कौन से बनते हैं? हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा इत्यादि। अगला उपसर्ग है दर, और दर का अर्थ होता है में, और दर उपसर्ग से शब्द बनते हैं दरअसल, दर हकीकत इत्यादि। अगला उपसर्ग है फिल या फी, और इसका अर्थ होता है में प्रति। इस उपसर्ग से शब्द बनते हैं फिलहाल है में प्रति। इस उपसर्ग से शब्द बनते हैं फिलहाल, फी आदमी। अगला उपसर्ग है ब, और ब का अर्थ होता है और या अनुसार, और ब उपसर्ग से शब्द कौन कौन से बनते हैं? बदनाम, बदौलत, बदस्तूर या बगैर। अगला उपसर्ग है बा, और बा का अर्थ होता है सहित, और बा उपसर्ग से शब्द बनते हैं बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। अगला उपसर्ग है सर, और सर का अर्थ होता है मुख्य, और सर जो उपसर्ग है उससे शब्द बनते हैं सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। अगला उपसर्ग है बिला, बिला का अर्थ होता है बिना, और इस उपसर्ग से शब्द बनते हैं बिला वजह या बिला शक। अगला उपसर्ग है हर, और हर का जो अर्थ है वो होता है प्रत्येक, और यहाँ पर इस उपसर्ग से शब्द बनते हैं हर दिन, हर साल, हर एक या हर बार। तो इस तरह से जो ये उपसर्ग आपको कहे गए हैं, ये उपसर्ग आपके अरबी, फारसी या उर्दू उपसर्ग हैं, जिस वजह से इससे जो शब्द बनते हैं वो भी आपके इन्हीं भाषा से लिए गए शब्द होंगे, जो आपको थोड़े से अटपटे लग सकते हैं। अगली हम बात करेंगे अंग्रेजी के उपसर्गों की, यानी अंग्रेजी में कौन से उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग हैं सब, और सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, और इस उपसर्ग से शब्द कौन कौन से बनाए जा सकते हैं? सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। यानी जो ये सब उपसर्ग है ये आपके अधीन या नीचे अर्थ को प्रयुक्त करता है। जैसे जज, जज आपका बड़ा है, और सब जज क्या हुआ? जो जज के अधीन काम करता है, जज से नीचे काम करता है। इस तरह से जो ये उपसर्ग होते हैं ये आपके अर्थ को प्रेजेंट करते हैं आपके शब्द में। जिस तरह से डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, और यहाँ पर इससे शब्द कौन से बनते हैं? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी। इस तरह से जो ये उपसर्ग होते हैं ये आपके अर्थ को प्रेजेंट करते हैं आपके शब्द में। जिस तरह से डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, और यहाँ पर इससे शब्द कौन से बनते हैं? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या है? जो मिनिस्टर है वो बड़ा है, और डिप्टी मिनिस्टर कौन है? जो मिनिस्टर का सहायक है। तो इस तरह से उपसर्ग अपने अर्थ को प्रेजेंट कर रहा है। अगला उपसर्ग है वाइस, और वाइस का अर्थ भी होता है सहायक, और वाइस उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। अगला है जनरल, जनरल का अर्थ होता है प्रधान, और जनरल उपसर्ग से कौन से शब्द बनते हैं? जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। अगला उपसर्ग है चीफ, चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, और चीफ जो उपसर्ग है उससे कौन से शब्द बनते हैं? चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। उसी तरह से उपसर्ग है हेड, हेड का अर्थ होता है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय यानी उपसर्गवत। तो उपसर्ग की तरह ही संस्कृत के कौन से अव्यय हैं जो प्रयुक्त किए जाते हैं? जैसे अध, अध का अर्थ होता है नीचे। अब आपने अध उपसर्ग हिंदी में भी देखा और संस्कृत उपसर्ग में भी देखा, लेकिन ये अध है, अध यानी नीचे। अब इससे शब्द कौन कौन से बनते हैं? अधपतन, अधोगति, अधोमुखी और अधोलिखित। उसी तरह से अंतः, अंतः यानी भीतरी। तो अंतः जो उपसर्ग है उससे कौन से शब्द बनते हैं? अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन या अंतर्देशीय। उपसर्ग अ, अ उपसर्ग का अर्थ है अभाव, और इस उपसर्ग से शब्द बनते हैं अशोक, अकाल, अनीति, अधर्म, अज्ञान। अगला उपसर्ग है चिर, और इसका अर्थ होता है बहुत देर, और इस उपसर्ग से शब्द बनते हैं चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। जीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। अगला उपसर्ग है पुनर, पुनर यानी फिर, और इस उपसर्ग से शब्द बनते हैं पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण, पुनरागमन। उसी तरह से बहिर, बहिर यानी बाहर, और इस उपसर्ग से शब्द बनेंगे बहिर्गमन, बहिर्जगत, बहिष्कार, बहिर्द्वार। अगला है सत्य, सत्य अर्थात सच्चा। तो सत्य जो उपसर्ग है उससे शब्द बनेंगे सज्जन, सत्कार, सदाचार, सत्कार्य।
अगला उपसर्ग है पुरा। पुरा अर्थात पुरातन। पुरा जो उपसर्ग है उससे शब्द बनेंगे पुरातत्व, पुरावृत्त। अगला है सम। सम यानी समान, और इस उपसर्ग से शब्द बनेंगे समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक। अगला उपसर्ग है सह। सह का अर्थ है साथ, और इससे शब्द बनेंगे सहकार, सहपाठी, सहयोग, सहचर। अगला है अन। अन का अर्थ है अभाव या निषेध, और इस उपसर्ग से शब्द बनेंगे अनर्थ या अनंत। अगला है अंतर। अंतर जो उपसर्ग है उसका अर्थ है भीतर, और इस उपसर्ग से शब्द बनेंगे अंतर्नाद, अंतरराष्ट्रीय। अगला उपसर्ग है का या कु, और इसका अर्थ है बुरा, और इस उपसर्ग से शब्द बनेंगे कापुरुष या कुपुत्र। अगला उपसर्ग है न। न यानी अभाव, और इस उपसर्ग से शब्द बनेंगे नगण्य या नपुंसक। अगला है पुरा। पुरा यानी पहले, और पुरा उपसर्ग से शब्द बनेंगे पुरातन या पुरातत्व। अगला है स। स अर्थात सहित, और स उपसर्ग से शब्द बनेगा सपरिवार, सदेह या सचेत। अगला उपसर्ग है अलम। अलम का अर्थ है शोभा या बेकार, और इस अलम उपसर्ग से शब्द बना अलंकार। अगला है आविस ने आविष्कार, आविर्भाव। अगला है तिरस। तिरस यानी तिरछा, टेढ़ा या अदृश्य, और इस उपसर्ग से शब्द बना तिरस्कार या तिरोभाव। अगला है पुरस। पुरस शब्द का अर्थ है सामने, और पुरस से बना पुरस्कार। अगला है प्रादुर। प्रादुर का अर्थ है प्रकट होना या सामने आना, और प्रादुर से बना प्रादुर्भाव या प्रादुर्भूत। इस तरह से जो ये उपसर्ग थे, ये आपके उपसर्ग के समान जो है संस्कृत के अव्यय हैं जो शब्दों के आगे प्रयुक्त होते हैं। अब हम बात करेंगे दो उपसर्गों से निर्मित शब्दों के बारे में। कभी कभी 2 या 3 उपसर्ग एक साथ ही एक शब्द के पहले ही लगा दिए जाते हैं, जैसे निर जमा अ जमा करण। यहाँ पर क्या है, करण जो शब्द है वो मूल शब्द है, इसके आगे निर और अ उपसर्ग जोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण नया शब्द बना निराकरण। उसी तरह से सु जमा सम जमा कृत। कृत जो है वो मेन वर्ड है, आपका मूल शब्द है, और उसके आगे सु और सम उपसर्ग जोड़े गए हैं, और फिर बना सुसंस्कृत। अगला है अनाहार। इसमें हार जो शब्द है वो मूल शब्द है, और 2 उपसर्ग कौन कौन से हैं, अन और आ। अगला है असुरक्षित। असुरक्षित में रक्षित जो शब्द है वो मूल शब्द है, और अ और सु जो है वो 2 उपसर्ग असुरक्षित में जोड़े गए हैं। अगला है सुसंगठित। इसमें भी गठित जो शब्द है वो आपका मेन शब्द है, और सु और सम जो है वो इसमें 2 उपसर्ग जोड़े गए हैं। अगला है अत्याचार। अत्याचार में 4 जो शब्द है वो मूल शब्द है, और अति जमा अ। अगला है व्याकरण। व्याकरण में भी करण जो शब्द है वो मूल शब्द है, और वी और आ ये 2 जो है उपसर्ग जोड़े गए हैं व्याकरण शब्द में। अगला है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में कार जो शब्द है वो आपका मेन वर्ड है, और प्रति जमा उप जो है ये 2 उपसर्ग जो है वो प्रत्युपकार शब्द में जोड़े गए हैं। अगला शब्द है अनाहार। अनाहार में हार शब्द जो है वो मेन है, और अन और आ जो है वो 2 है उपसर्ग के रूप में। अगला है अनासक्ति। अनासक्ति में शक्ति शब्द जो है वो मूल शब्द है, और अन और आ जो है वो उपसर्ग जोड़े गए हैं। अगला है समालोचन। समालोचन में लोचन शब्द जो है वो मेन है, और सम और आ उपसर्ग हैं। अनियंत्रित। अनियंत्रित में अ जमा नी जमा यंत्रित यानी यंत्रित मेन वर्ड है, और अ और नी जो है वो 2 उपसर्ग हैं। अनियंत्रित में अ जमा नी जमा यंत्रित यानी यंत्रित मेन वर्ड है, और अ और नी जो है वो 2 उपसर्ग हैं। अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में भी जो है प्रति और अ ये 2 उपसर्ग हैं, और अक्ष जो है वो मेन वर्ड है। स्वागत। स्वागत में गत शब्द जो है वो मेन है, और सु और आ जो है ये 2 उपसर्ग हैं। सुप्रस्थान। सुप्रस्थान में भी स्थान जो है वो मेन वर्ड है, और सु और प्र जो है वो 2 उपसर्ग जोड़े गए हैं।
ये आपको इसलिए बताया है क्योंकि कई बार जो है आपको इस तरह के वर्ड दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इससे आपको उपसर्ग अलग करने हैं या इनमें जो उपसर्ग हैं उनको आपको अलग से लिखना है। तो अगर आपको कहीं इस तरह के वर्ड दिए जाएं जिसमें 2 या 3 उपसर्ग जोड़े गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन सा जो शब्द है वो मेन है और कौन कौन से जो है उपसर्ग जोड़े गए हैं। तो ये था आपका टॉपिक है। हम रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज देखेंगे ताकि जो भी बचे खुचे आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग को परिभाषित कीजिए, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं। आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उप अर्थात समीप, सर्ग अर्थात सृष्टि करना। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। मूल शब्दों के पहले अथवा आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दों के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व ना होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग की पहचान कैसे की जा सकती है, यानी उपसर्ग को आप कैसे पहचान सकते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व ना होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग की पहचान कैसे की जा सकती है, यानी उपसर्ग को आप कैसे पहचान सकते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में ही प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग की विशेषताएं लिखिए। उपसर्ग की 3 गतियां या विशेषताएं होती है। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, शब्द के अर्थ को उलट देना, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग के भेद कौन कौन से हैं। आप इन 5 को जो है उपसर्ग के भेदों में लिख सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव उपसर्ग वाले, संस्कृत के अव्यय यानी उपसर्गवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उपसर्गों से निर्मित शब्दों के 5 उदाहरण लिखिए। कभी कभी 2 या 3 उपसर्ग एक साथ ही एक शब्द के पहले ही लगा दिए जाते हैं, जैसे निर्जमा अ जमा करण निराकरण, सु जमा सम जमा कृत सुसंस्कृत, अन जमा आ जमा हार अनाहार, अ जमा सु जमा रक्षित असुरक्षित, सु जमा सम जमा गठित सुसंगठित। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्न देख लेते हैं, यानी कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनंत में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शंस है अ, अन, अप या अम। तो अनंत जो है उसमें अंत जो शब्द है वो मूल शब्द है और इसका उपसर्ग होगा अन। तो हमारा ऑप्शन ख जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शंस है अति, अत, अप या अय। तो अत्यधिक में अधिक शब्द जो है वो मेन वर्ड है और अति जो है वो इसमें उपसर्ग है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अ उपसर्ग से युक्त नहीं है, यानी किसमें जो है अ उपसर्ग नहीं जुड़ा है। ऑप्शंस है अधर्म, अज्ञान, अनुवाद या अभाव। तो अधर्म, अज्ञान और अभाव इसमें अ उपसर्ग है, लेकिन अनुवाद में जो है अनु जो है वो उपसर्ग है। तो हमारा ग जो है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द निर उपसर्ग से युक्त नहीं है। ऑप्शंस है निर्दर्शन, निराकरण, निर्वास, निर्भय। तो यहाँ पर निराकरण, निर्वास और निर्भय में निर उपसर्ग है, जबकि निर्दर्शन में नी जो है वो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर क ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए, यानी जिसमें प्र उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शंस है प्रतिकार, प्रतिनिधि, प्रतिक्षण या प्रगति। तो यहाँ पर प्रतिकार, प्रतिनिधि और प्रतिक्षण में जो है प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, लेकिन प्रगति में प्र जमा गति यानी प्र उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो हमारा घ ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है, यानी किस उपसर्ग में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है।
ऑप्शंस है नपुंसक, नालायक, नाराज, नादान। तो नालायक, नाराज और नादान में ना उपसर्ग है, लेकिन नपुंसक में न उपसर्ग है, इसलिए क हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहि उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। यहाँ पर ऑप्शंस है निष्कर्ष, नियम, निर्मल या निपात। तो यहाँ पर निष्कर्ष, नियम और निपात इन सब में निहि उपसर्ग है, जबकि निर्मल में निर उपसर्ग है। तो हमारा ग ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ऑप्शंस है निष्कर्ष, नियम, निर्मल, निपात। तो यहाँ पर निष्कर्ष, नियम और निपात में निहि उपसर्ग है, जबकि निर्मल में निर उपसर्ग जोड़ा गया है। तो हमारा ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परि उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए, यानी जहां पर परि उपसर्ग यूज हुआ है। ऑप्शंस है पराभव, पराक्रम, पराजय, परिजन। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है कि घ ऑप्शन में परि उपसर्ग युक्त हुआ है, बाकी जो ऑप्शंस है उसमें परा उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन घ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए, यानी जहां पर ब उपसर्ग यूज हुआ है। ऑप्शंस है बदौलत, बाअदब, बाइज्जत, बाकायदा। तो यहाँ पर बदौलत जो शब्द है, यानी हमारा ऑप्शन क वो सही उत्तर होगा, क्योंकि बाकी जो शब्द है बाअदब, बाइज्जत, बाकायदा, इसमें बा उपसर्ग युक्त हुआ है, ना कि ब जो उपसर्ग है वो बदौलत में प्रयुक्त हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क सही उत्तर होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जिनके थ्रू जो है हमने रिवीजन करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो के थ्रू हम आशा करते हैं कि उपसर्ग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे वो आप क्लियर कर पाए होंगे। और ऐसे ही अपने ग्रामर से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने के लिए और ग्रामर्स की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज